डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप को आप कितना इजीली याद रख सकते हैं। एक सिंपल सा सेंटेंस है, डैट्स ब्लड हैज एंटीबॉडीज। तो पहले डी से हो गया डीएनए का आइसोलेशन, जो सबसे पहले हमें करना होता है जब फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। उसके बाद अगर अमाउंट कम है तो हम पीसीआर करते हैं, तो एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए अकर्स। सेकंड डी, डीएनए डाइजेशन ऑफ डीएनए, कटिंग ऑफ डीएनए, एंड ऐसे हो गया आपका सेपरेशन ऑफ डीएनए, राइट। ब्लड से ब्लोटिंग टेक्निक, हैज का एच हाइब्रिडाइजेशन के लिए है, एंड एंटीबॉडी स्टैंड्स फॉर ऑटो रेडियोग्राफी। तो इन सारे वर्ड्स को जोड़ के इस कंबाइंड सेंटेंस से आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप्स को इजीली याद कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल इजी। तो बच्चों अब बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एक ऐसा चैप्टर जो आपको डराता है, लेकिन डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बेसिक बिल्कुल स्टेप वाइज मैनर में अगर हम इसको पढ़ते हैं तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला मेरे बच्चों, बहुत सिंपल चैप्टर है। देखिए मेंडल ने कहा कि फैक्टर या जीन रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर एक्सप्रेशन ऑफ फिनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, राइट, और ये कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते रहते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन, फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, उनका ट्रांसफर हो रहा है। बाद में यह भी पता चला कि डीएनए एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, और कुछ सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे वायरसेस हैं उनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, राइट। अब जो डीएनए है, डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, जहां पे बेस पेयर्स का नंबर अलग अलग हो सकता है। अगर हम बैक्टीरियोफाज की बात करें, बैक्टीरियोफाज में अलग नंबर होगा, टीएमवी में अलग होगा। तो डीएनए एक लॉन्ग चेन पॉलीमर है राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का, जहां पे इसकी लेंथ डिसाइड होती है कि कितने न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है। तो अगर 2 न्यूक्लियोटाइड है, ओनली 2 न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट, तो हम उसको क्या कह देंगे, डाई न्यूक्लियोटाइड। लेकिन बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स की एक चेन है, देन इट इज नोन एज पॉलीपेप्टाइड चेन या पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। क्लियर बच्चों, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना देते हैं वो। जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा था कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट नंबर ऑफ बेस पेयर्स। तो लैम्बडा फाज में 48,502 बेस पेयर्स हैं, इकोलाई में 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर्स हैं, जबकि ह्यूमन डीएनए में हैप्लोइड सेल में 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स हैं। क्या आप में से कोई बता सकता है कि डिप्लॉइड सेल में, डिप्लॉइड कंटेंट में ह्यूमन डीएनए में कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट होंगे? जल्दी से बता दो। अब जो डीएनए है वो या जेनेटिक मटेरियल है या जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो 3 चीजों से मिलकर बनती है। सबसे पहले नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। अगर ये तीनों प्रेजेंट हैं देन इट इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड। और इसमें से अगर हम इस फॉस्फेट को रिमूव कर दें, सिर्फ शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट हो, तो वो क्या कहलाएगा बच्चों? वो कहलाएगा न्यूक्लियोसाइड। ठीक है जी। अब नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो ये भी 2 ग्रुप में डिवाइडेड है। नाइट्रोजनस बेस होता क्या है? एक नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसकी प्रॉपर्टीज बेस के जैसी होती है, इसलिए इसको नाइट्रोजनस बेस कहा जाता है। तो 2 तरह के होते हैं, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स। ए एंड जी, एडेनिन एंड गुआनिन, ये क्या कहलाते हैं? प्यूरिन्स। जबकि थायमिन एंड साइटोसिन डीएनए में पायरिमिडिन्स हैं। आरएनए में ये थायमिन रिप्लेस हो जाता है यूरेसिल से, तो यूरेसिल एंड साइटोसिन आर पायरिमिडिन्स इन आरएनए। तो नाइट्रोजनस बेस की बात होगी। शुगर भी 2 टाइप की होगी, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। अगर आरएनए जेनेटिक मटेरियल है तो राइबोज शुगर, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है तो डीऑक्सीराइबोज शुगर। और फॉस्फेट, जो कि नॉर्मली फॉस्फेट ग्रुप फॉस्फोरिक एसिड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, H3PO4 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है जी, ये चीजें सब क्लियर होगी। अब यहां पे शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक, 3 प्राइम एंड पे हमेशा याद रखना OH ग्रुप होगा, क्योंकि पोलैरिटी की बात करें तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है, तो 3 प्राइम पे हमेशा OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। और जो बैकबोन है, बैकबोन किसकी बनी होती है? शुगर प्लस फॉस्फेट की। और इन्हीं डिस्कवरीज के बेसिस पे, इन्हीं फाइंडिंग के बेसिस पे एरविन चेरागैफ ने 2 रूल्स दिए बेसिकली, जिनको हम चेरागैफ्स रूल भी कहते हैं,
कि डीएनए में एडेनिन का अमाउंट थायमिन के बराबर होगा कि प्यूरिन पेयरिंग करता है पायरिमिडिन के साथ, तो गुआनिन इक्वल हो जाएगा साइटोसिन के, और प्यूरिन और पायरिमिडिन का जो अमाउंट है दोनों का वो भी इक्वल होगा। और अगर इनकी रेशियो की बात करी जाए, A प्लस जी अपॉन T प्लस सी विल बी 1। ठीक है, तो जो बेस पेयरिंग है वो यूनिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है किसी भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को। क्लियर है बच्चों? चलिए अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की स्ट्रक्चर की कुछ और बातें कर लेते हैं कि यहां पे जब फ्रेडरिक मिशर ने सबसे पहले जब एक एसिडिक सब्सटेंस देखा न्यूक्लियस में और उसको नाम दिया न्यूक्लिन, उसकी डिटेल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया वाटसन एंड क्रिक ने। उन्होंने कहा कि ये डबल हेलिकल राइट हैंडेड कॉइल स्ट्रक्चर है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, और जो बैकबोन है मैंने अभी बताया था शुगर फॉस्फेट के बने होते हैं और बेसिस अंदर की तरफ होते हैं। तो दो चेन है तो एक की जो पोलैरिटी होगी वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो दूसरे की पोलैरिटी क्या हो जाएगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। एडेनिन बाइंड करता है या पेयर करता है थायमिन के साथ बाय डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और गुआनिन करता है साइटोसिन के साथ बाय ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दिस इज रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब जो टर्न है, ईच टर्न ऑफ डीएनए हेलिक्स इज नोन एज पिच, जिसकी लेंथ होती है 3.4 नैनोमीटर, एंड ईच पिच हैव 10 बेस पेयर्स। तो दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी बच्चों 3.4 नैनोमीटर, और इसका डायमीटर होता है 20 एंगस्ट्रोम या 2 नैनोमीटर। ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो हमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बारे में पता होने चाहिए, याद होने चाहिए। ठीक है जी, यहां तो कोई कंफ्यूजन। उसके बाद फ्रांसिस क्रिक ने 1957 में ये कहा कि देयर इज अ लीनियर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन होती है, उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और मैसेंजर आरएनए से जब प्रोटीन्स बन जाते हैं तो वो कहलाता है ट्रांसलेशन। और ये लीनियर फ्लो होता है, वन डायरेक्शनल फ्लो होता है इंफॉर्मेशन का। लेकिन कुछ केसेस में ये उल्टा भी हो जाता है, रिवर्स भी हो जाता है, देन इट इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आप में से कोई बता सकता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किस ऑर्गेनिज्म में होती है? एक एग्जांपल आप में से अगर कोई बता पाए। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन टोबैको मोजाइक वायरस टीएमवी में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिलती है। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड में बहुत सारे बेस पेयर्स एक साथ है, तो उनको कैसे कॉम्पैक्टली अरेंज किया जाता है वो भी तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसके लिए पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप यहां पे एक बैक्टीरियल सेल देख रहे हैं जहां पे कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम क्या कह देते हैं न्यूक्लियोइड। तो यहां पे जो नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए है वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ हेल्ड है। ठीक है बच्चों, या हम कह सकते हैं कि कैसे प्रोकैरियोट्स में पैकेजिंग होती है। इकोलाई सेल का हम एग्जांपल ले रहे हैं, यहां पे डीएनए स्कैटर्ड नहीं है थ्रू आउट द सेल, क्योंकि वहां पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी नहीं है। नेगेटिवली चार्ज डीएनए पॉजिटिवली चार्ज डीएनए के साथ हेल्ड है न्यूक्लियोटाइड रीजन में। तो यहां पे डीएनए जो है लूप्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है और उनको हेल्ड कर देते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। लेकिन अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो वहां पे स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं जिनको हिस्टोन प्रोटीन्स कहा जाता है। राइट, ये मेनली बेसिक अमीनो एसिड वाले हैं। इनमें बेसिक अमीनो एसिड होते हैं जैसे लाइसिन हो गया, आर्जिनिन हो गया, इस तरह के बेसिक अमीनो एसिड इनमें प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो है पॉजिटिव चार्ज को कैरी करते हैं अपने साइड चेन्स में और एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना देते हैं। यहां पे देयर आर फोर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन्स, H2A, H2B, H3 एंड H4, और ये पेयर्स में मिलते हैं। तो उसको क्या कह देते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम कह देते हैं ऑक्टामर। ठीक है, तो ये हिस्टोन ऑक्टामर हो गया। और जो H1 हिस्टोन है वो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है जी,
तो 5 टाइप के स्टोन हो गए बेसिकली, 4 पेयर में है तो ऑक्टामर हो गया, एक साइड वाइज प्रेजेंट है। डीएनए रैप्ड हो जाता है स्टोन के आसपास जिसमें 166 बेस पेयर्स होते हैं। ठीक है जी। और ये पूरी स्ट्रक्चर जहां पे ऑक्टामर प्लस H1 स्टोन है इसको हम कह देते हैं न्यूक्लियोसोम, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोसोम। ये है पूरा का पूरा न्यूक्लियोसोम, जहां पे अप्रोक्सीमेटली दिया हुआ है 200 बेस पेयर, बट एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो 166 बेस पेयर्स होते हैं। ठीक है बेटा। अब ये न्यूक्लियोसोम क्या करता है, न्यूक्लियोसोम में रिपीटिंग यूनिट्स हैं क्रोमेटिन की, थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर्स है न्यूक्लियस की, तो इट गिव्स अ बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक अपीयरेंस, जैसे किसी भी माला में मोती प्रेजेंट होते हैं उसी तरह की अपीयरेंस प्रोवाइड करता है, बीड ऑन स्ट्रिंग लाइक अपीयरेंस। अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में उसको देखते हैं तो, माइक्रोस्कोप में अगर हम उसको देखते हैं तो। ठीक है जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब इस पैकेजिंग को एक और अलग टाइप के प्रोटीन्स कॉम्पैक्टनेस प्रोवाइड करते हैं जिनको हम कहते हैं NHC, नॉन स्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। अभी तक हमने स्टोन प्रोटीन्स की बात करी, ये है नॉन स्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। ठीक है बच्चे, ये क्या करते हैं जी, ये इसको कॉम्पैक्टनेस प्रोवाइड करते हैं। अब ये कॉम्पैक्टनेस कैसे आती है, इसकी वजह से आगे देखिए, पहले हमारा क्या बना, पहले डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर थी, नेकेड डीएनए था, यहां पे स्टोन प्रोटीन ने उसको कॉम्पैक्टनेस प्रोवाइड करवाई, न्यूक्लियोसोम बना दिए। अब ये नॉन स्टोन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स की हेल्प से लूजली पैक्ड जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो क्या बना देगा, सोलेनोइड बना देगा। तो पहले हमारा हेलिक्स था डीएनए का, डीएनए हेलिक्स से न्यूक्लियोसोम बन गया, 6 से 8 न्यूक्लियोसोम मिलके सोलेनोइड बना देते हैं जो कि कॉम्पैक्टनेस बढ़ा देता है। अब यहां पे क्रोमेटिन के कुछ एरियाज ऐसे हैं जो लूजली पैक्ड हैं और लाइट अपीयर होते हैं, उनको हम यूक्रोमेटिन कह देते हैं, और कुछ डार्कली स्टेन्ड एरिया होते हैं, दे आर नोन एज हेट्रोक्रोमेटिन। तो यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन यहां पे प्रेजेंट हो गए। अब यूक्रोमेटिन एक्टिव प्रोटीन है जो कि ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करेगा, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन को जंक डीएनए भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज जंक डीएनए। तो इस तरह से न्यूक्लियोसोम बन गया। ठीक है, ये कॉम्पैक्टनेस को बढ़ा रहा है। तो यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन उसको और कॉम्पैक्टनेस प्रोवाइड कर देते हैं। ये अलग अलग आपको दिख रहे हैं, हेट्रोक्रोमेटिन ज्यादा डेंसली एरिया है जो डार्क अपीयर होता है क्योंकि पास पास है, यूक्रोमेटिन लाइटली स्टेन्ड है जो ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है क्योंकि ये ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं है, सॉरी ये। अब इसके बाद क्या हुआ, लिंकर डीएनए की हेल्प से ये एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। अब आप देखिए कॉम्पैक्टनेस का लेवल 2 नैनोमीटर, 2 नैनोमीटर से न्यूक्लियोसोम बन गया, लिंकर डीएनए से फिर 30 नैनोमीटर का सोलेनोइड बन गया, देन दे कॉम्पैक्टली चेंज इनटू chromatids or chromatids give rise to chromosomes. So this is the level of compactness which is observed in DNA packaging of eukaryotic cells. अब हमने डीएनए की बात तो कर ली, लेकिन ये डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, कैसे स्टार्ट हुआ, सर्च कैसे स्टार्ट हुई, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल की डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ये कैसे पता चला? तो सबसे पहला एफर्ट किया ग्रिफिथ ने, जिसको हम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहते हैं। उसने माइस और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया की हेल्प से ये परफॉर्म किया। उन्होंने बताया कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के 2 स्ट्रेन होते हैं, एक होता है स्मूथ और एक होता है रफ, एक है स्मूथ और एक रफ। एस स्ट्रेन जो है जो कि न्यूमोनिया कॉज करता है, उस पर एक कोटिंग होती है जिसको विरुलेंट भी कहते हैं, डिजीज कॉजिंग कहते हैं। लेकिन जो आर स्ट्रेन है ये रफ है, सॉरी स्मूथ है, और जो रफ स्ट्रेन है आर स्ट्रेन है उस पर ये कोटिंग नहीं होती, वो नॉन विरुलेंट है, डिजीज कॉज नहीं करता। तो उन्होंने क्या किया अपने एक्सपेरिमेंट में, जो स्मूथ स्ट्रेन वाला था उसको इंजेक्ट किया माइस में,
और उसमें क्योंकि विरुलेंस है, डिजीज कोज करने की कैपेसिटी है, तो इट कोज निमोनिया एंड माइस डाइड। लेकिन जब आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया माइस में, तो क्योंकि उसमें ये प्रोटीन कोट नहीं था, विरुलेंस नहीं थी, डिजीज कोज नहीं हुआ और वो सर्वाइव कर गया। अब तीसरे स्टेप में उसने एस स्ट्रेन को हिट किल्ड किया और उसको इंजेक्ट किया, तो हीटिंग की वजह से उसमें विरुलेंस की पावर खत्म हो गई और माइस सर्वाइव कर गया। एंड लास्टली हीट किल्ड एस को आर के साथ कंबाइन करके इंजेक्ट जब किया गया माइस में, तो माइस डाइड। तो इन चारों ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने कंक्लूड किया कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया ट्रांसफर हो गया किसी तरह हीट किल्ड एस स्ट्रेन की, जो ये जो कोड था प्रोटीन कोड, हीटिंग की वजह से आर स्ट्रेन से किस में आ गया, सॉरी एस स्ट्रेन से किस में आ गया, आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हो गया, इसलिए इसको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा गया। तो हीट किल्ड एस स्ट्रेन से ये ट्रांसफर हो गया आर स्ट्रेन में, जिससे वो प्रोटीन कोड के सिंथेसिस कर लेता है और विरुलेंट हो जाता है, उसमें डिजीज कोज करने की एबिलिटी आ जाती है। तो ये क्यों हुआ, इट इज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये ओवरऑल कंक्लूजन है ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उन्होंने कंक्लूड किया कि केमिकल सब्सटेंस है जो ट्रांसफर हो रहा है एक सेल से दूसरे सेल में जेनेटिकली, ठीक, बट एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव किया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया तीन साइंटिस्ट ने, एवरे, मैकार्टी एंड मैक्लियोड ने। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बायोकेमिकल्स को प्योरीफाई किया, प्रोटीन, डीएनए और आरएनए को। कहां से प्योरीफाई किया, जो हीट किल्ड एस सेल्स थी, वो चेक करने के लिए कि क्या सब्सटेंस ट्रांसफर हुआ आर सेल में जिसने उसको विरुलेंट बना दिया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 4 कंपोनेंट्स में इसको डिवाइड कर दिया, राइट, और उनमें अलग अलग कंपोनेंट्स को ऐड किया। जब डीएनए अकेला किया तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, जब प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम डाला या आरएनए डाला तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, जब डीएनए के साथ किया तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। तो इससे प्रूव हो गया कि डीएनए रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। कैसे, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि 4 कंपोनेंट लिए उन्होंने, एक में उन्होंने डीएनए लिया, एक में प्रोटीन लिया, एक में आरएनए लिया, ठीक है जी, और उसमें फिर हीट किल्ड एस प्लस आर डाला। तो डीएनए के केस में तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, प्रोटीन के केस में और आरएनए के केस में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। इससे उन्होंने फाइंड आउट किया कि एक ऐसा सब्सटेंस है जो ट्रांसफर हो रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, और उसको उन्होंने क्या बताया, दैट इज डीएनए। हर्षद चेज ने उसको प्रूव कर दिया, एविडेंस दिया उन्होंने कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। ये एक्सपेरिमेंट 1952 में परफॉर्म किया उन्होंने। ये एनसीईआरटी का फ्लो चार्ट आपको दिख रहा है। दे वर्क विद बैक्टीरियोफाज, द वायरसेस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया, ठीक है ना। उसके साथ उन्होंने काम किया। उन्होंने क्या कैसे परफॉर्म किया अपने एक्सपेरिमेंट को देखिए। सबसे पहले उन्होंने वायरसेस को ग्रो किया रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस के मीडियम में। रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस के मीडियम में उन्होंने वायरस को क्या किया, ग्रो करवाया, कल्चर करवाया, ठीक है जी। अब ये जो वायरस ग्रो हुए इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस, उसमें रेडियोएक्टिव डीएनए था बट प्रोटीन नहीं था। समझना आप बात को, जो फॉस्फोरस लिया, P32 लिया, उसमें क्या 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 है, डीएनए है बट नॉट प्रोटीन। बात समझ में आ गई। एक पार्ट की हमने बात करी। दूसरे में उन्होंने क्या किया, वायरस को ग्रो करवाया ऐसे मीडियम में, S35 के मीडियम में, जहां पे क्या है, रेडियोएक्टिव प्रोटीन है बट डीएनए नहीं है। क्लियर बच्चों, ठीक है। दोनों को अलग अलग ग्रो करवाया। उसके बाद क्या किया, एक हमारे पास क्या हो गया, रेडियोएक्टिव एस सल्फर वाला जिसमें प्रोटीन है, और दूसरा जिसमें रेडियोएक्टिव डीएनए है, फास्फोरस वाला। अब ये रेडियोएक्टिव वायरसेस को उन्होंने अलाउ कर दिया टू अटैच विद द बैक्टीरियोफाज, ई कोलाई के साथ। इन्फेक्शन, पहला स्टेप इन्फेक्शन हो गया। ई कोलाई सेल के साथ उन्होंने अपने आप को अटैच कर लिया, ठीक है जी। अब जब इन्फेक्शन शुरू हुआ तो उनको
जो जेनेटिक मटेरियल था या जो सब्सटेंस था उनको एजिटेट किया गया, ब्लेंडिंग किया गया, बहुत जोर जोर से हिलाया गया, तो जो वायरस कोट था वो रिमूव हो गया। वायरस कोट वाज रिमूव ड्यू टू ब्लेंडिंग, ड्यू टू एजिटेशन बैक्टीरिया से। एंड देन सेंट्रीफ्यूगेशन वाज डन टू मेक अ होमोजेनस मिक्सचर। और उसके बाद जब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वो बैक्टीरिया जिसको इन्फेक्ट किया था विद रेडिक्टिव डीएनए, वो सुपरनेट जो पैलेट में प्रेजेंट थे। नहीं समझ में आए? देखिए यहां पे दो कंपोनेंट बन गए हमने सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद। एक होता है सुपरनेटेंट जो ऊपर का पार्ट होता है, और जो सेटल डाउन हो जाता है नीचे उसको हम क्या कहते हैं? पैलेट। तो दो कंपोनेंट बने, सुपरनेटेंट एंड पैलेट। तो वो बैक्टीरियोफाज, वो वायरस जिसमें हमने H35 लिया था, वहां पे रेडियोएक्टिविटी ऑब्जर्व हुई सुपरनेटेंट में, ठीक है। लेकिन वो बैक्टीरियोफाज जहां पे हमने P32 लिया था, वहां पे रेडियोएक्टिविटी ऑब्जर्व हुई पैलेट में। बात समझ में आ गई? So they observed that the bacteria were infected with viruses containing radioactive DNA were radioactive, लेकिन जिसमें प्रोटीन के साथ इंफेक्शन किया था उसमें रेडियोएक्टिविटी ऑब्जर्व नहीं हुई। तो इससे प्रूव हो गया कि डीएनए was the genetic material which entered the bacterial cell from the viruses, और वही ट्रांसफर हुआ एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, ना कि प्रोटीन कोड। क्लियर बच्चों? तो ये हर्श एंड चेज का एक्सपेरिमेंट था जिसने प्रूव कर दिया दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। यहां से आप पूरा का पूरा उसको समराइज भी कर सकते हैं। अब प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल क्या होती है? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल? आप हम कह सकते हैं व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए और आरएनए, क्योंकि डीएनए और आरएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है? एबल टू रेप्लिकेट, कि अपनी कॉपी बना सके। दूसरा, केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल हो। तीसरा क्या है जी? ओकेजनल उसमें म्यूटेशन हो पाए, एंड इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, अपना इफेक्ट शो कर सके। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस को हम क्या कह देते हैं? जेनेटिक मटेरियल कह देते हैं। और ये सारी की सारी प्रॉपर्टी डीएनए में प्रेजेंट होती हैं। सो डीएनए वाज कंसिडर्ड जेनेटिक मटेरियल। लेकिन आरएनए भी तो इंपॉर्टेंट होता है। आरएनए इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। तो आरएनए वर्ल्ड की कैसे बात करी जाए? बताओ, आरएनए वर्ल्ड को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं? आरएनए को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं? So RNA world, RNA was the first genetic material, जो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए उसमें जेनेटिक मटेरियल क्या था? आरएनए था। बहुत सारे एविडेंसेस हैं इसके साथ, ठीक है ना। और आरएनए कैटलिस्ट की तरह भी एक्ट करता है। तो ये रिएक्टिव भी है क्योंकि कैटलिस्ट की तरह काम करता है, और अनस्टेबल भी है, ठीक है बच्चों। आरएनए से ही डीएनए का इवोल्यूशन हुआ है बाय केमिकल मॉडिफिकेशन, जो कि ज्यादा स्टेबल है और अनरिएक्टिव है, क्योंकि वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। तो अर्लियर आरएनए वाज द जेनेटिक मटेरियल, लेकिन बाद में डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद ये एस्टेब्लिश होने के बाद कि भैया डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता है? जेनेटिक मटेरियल की जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इट इज एबल टू रेप्लिकेट। तो वाटसन क्रिक ने सजेस्ट किया था कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए 3 वर्ड है। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए 3 वर्ड है। इट इज सेमी कंजर्वेटिव, डिसकंटिन्यूअस एंड एंटी पैरेलल, ठीक है बच्चों। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब कि एक पेरेंटल स्ट्रैंड होता है और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड होता है। डिसकंटिन्यूअस का मतलब एक पे कंटिन्यूअस सिंथेसिस होगी, जिसको लीडिंग स्ट्रैंड कहेंगे, दूसरा लैगिंग स्ट्रैंड होता है। और एंटी पैरेलल, एक की पोलैरिटी 5' टू 3' है तो दूसरे की 3' टू
5 प्राइम, सारा डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो रेप्लिकेशन होता है क्या है कि एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसी साइट होती है जहां से प्रोसेस स्टार्ट होती है रेप्लिकेशन की, दैट इज कॉल्ड ओआरआई साइट या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है जी। अब एक रेप्लिकेशन यूनिट 1 ओआरआई साइट के साथ रेप्लिकोन कहलाती है, और बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें, जैसे हेलिकेज, और जो सेपरेटेड डीएनए के स्ट्रैंड रहेंगे, ये हमारा डबल हेलिकल डीएनए है, इसके जो सेपरेटेड स्ट्रैंड रहेंगे, ये सेपरेटेड स्ट्रैंड दे एक्ट्स एज टेम्पलेट, ये टेम्पलेट की तरह काम करेंगे, इनको हम टेम्पलेट कहते हैं। और डीएनए रेप्लिकेशन होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। समझ में आ गई बच्चों? चलो, अब होता क्या है पूरा प्रोसेस कि सबसे पहले आरएनए प्राइमर का एक छोटा सा टुकड़ा सिंथेसाइज होता है। चलिए, उससे भी पहले मैं आपको पहले सारे के सारे मशीनरी बता देता हूं, मशीनरी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, मशीनरी एंड एंजाइम्स। तो सबसे पहला जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है, याद रखना, डीएनए से डीएनए की फॉर्मेशन कर रहे हैं तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की जरूरत होती है। ठीक है जी, ये पॉलीमराइजेशन करता है, इट कॉजेज पॉलीमराइजेशन। दूसरा एंजाइम जो कि डीएनए लाइगेज है, या सिंपल आप लाइगेज एंजाइम कह सकते हैं, ये जॉइनिंग एंजाइम है, डीएनए के स्ट्रैंड्स को जोड़ने का काम करता है। उसके बाद हेलिकेज एंजाइम, ये ब्रेक करता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स को बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स या बिटवीन बेस पेयर्स। देन डीएनए प्राइमेज एंजाइम सिंथेसाइज आरएनए प्राइमर, जहां से प्रोसेस स्टार्ट होगी, सिंथेसाइज आरएनए प्राइमर्स छोटे छोटे सेगमेंट्स में। और एसएस बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, एसएस बाइंडिंग प्रोटीन भी इसको कहा जाता है, जो स्टेबलाइज करता है, अनकोइलिंग रिकोइलिंग नहीं होने देता। ठीक है बच्चों, तो ये अब बात कर लेते हैं प्रोसेस कैसे होती है। अब हमारे पास बहुत लंबा सा डीएनए मॉलिक्यूल है, तो रेप्लिकेशन जो है वो एक छोटे से एरिया में स्टार्ट होती है, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया अनकोइल होता है, एंड दैट इज नोन एज रेप्लिकेशन फोर्क। रेप्लिकेशन फोर्क की फॉर्मेशन होती है। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में न्यूक्लियोटाइड जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो एक नया स्ट्रैंड बनाएंगे। तो जो अनवाइंडिंग है, जिसकी वजह से एक वाई शेप स्ट्रक्चर बन गई, जिसको हम रेप्लिकेशन फोर्क कहते हैं। अब जो डीएनए पॉलीमरेज है, एक नया स्ट्रैंड बनाएगा, जिसको हम लीडिंग स्ट्रैंड कहेंगे, जिसको हम कंटिन्यूअस स्ट्रैंड कहेंगे, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। और जो दूसरा स्ट्रैंड है, वो स्ट्रेचेज में बनेगा, फ्रेगमेंट्स में बनेगा, एंड दीज फ्रेगमेंट्स आर नोन एज ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है, और डीएनए लाइगेज इन सारे फ्रेगमेंट्स को बाद में ज्वाइन कर देगा टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस। तो ये डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस भी हो गई ना, कि जो लैगिंग स्ट्रैंड है वो फ्रेगमेंट्स बना रहा है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बना रहा है, जिनको बाद में लाइगेज एंजाइम की हेल्प से जोड़ देते हैं। डीएनए पॉलीमरेज चेकर का काम करता है कि कोई रॉन्ग बेस पेयरिंग हो गई तो उसकी प्रूफ रीडिंग करता है, और ये जो रेट है 38 मिनट्स में पूरी रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाती है, 2000 बेस पेयर पर सेकेंड इकोलाई सेल में होता है। ठीक है जी, तो ये ट्रांसक्रिप्शन हो गया। इसमें आप मेशेल्सन एंड स्टेल का एक्सपेरिमेंट भी इंक्लूड कर सकते हैं। और उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की, कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए तो बन गया, डीएनए से मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन हो गई, ट्रांसक्रिप्शन हो गया। ठीक है, कैसे हुआ कि जो एक डीएनए का स्ट्रैंड था, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर थी, अनकॉइलिंग हुई, तो डीएनए के एक स्ट्रैंड से जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर के बाद जो स्ट्रक्चर बनी, जिसको हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं, और वो प्रोसेस कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल पूरी प्रोसेस को रेगुलेट करता है कि एडेनिन के साथ गुआनिन जुड़ेगा और थाइमिन के साथ साइटोसिन, लेकिन यहाँ पे थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल होता है, ये ध्यान रखना है।
तीन पार्ट है, तीन रीजन्स हैं जो पूरी प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। प्रोमोटर जो लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट होता है, बीच में स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट होते हैं, एनसीईआरटी का डायग्राम है, और जो एक्सट्रीम राइट साइड में वो टर्मिनेटर रीजन होता है। जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड है उसको हम कोडिंग स्ट्रैंड कहेंगे, और जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम में है उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे। ठीक है, अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला जो स्ट्रैंड है उसकी सीक्वेंस सेम होगी एज आरएनए, बस सिर्फ फर्क क्या आ जाएगा, थायमिन की जगह यूरेसिल हो जाएगा। तो इसलिए इसको ट्रांसक्रिप्शन के लिए यूज किया जाएगा, मतलब जो बेस पेयरिंग होगी वो इसी के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, इसलिए इसको कोडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। प्रोमोटर साइट एंड टर्मिनेटर साइट, 5 प्राइम एंड पे प्रोमोटर साइट, 3 प्राइम एंड पे टर्मिनेटर साइट प्रेजेंट होती है। डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम एंड एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंसेज जो प्रेजेंट होती है उनको, जो इसके टर्मिनेटर रीजन के बाद होती है। तो देखिए प्रोसेस कैसे होती है। अब हमें कौन सा एंजाइम चाहिएगा, डीएनए से हम आरएनए बना रहे हैं, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए रेप्लिकेशन में क्या था, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम था। यहां पे क्या है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन हम करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो प्रोमोटर साइट पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, प्रोमोटर साइट पे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट होती है। न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को यूज करता है एज ए सबस्ट्रेट, और उसको कॉम्प्लीमेंट्री के हिसाब से क्या करना शुरू कर देता है, पोलिमराइज करना शुरू कर देता है। ठीक है जी, कोई समस्या। तो ट्रांसक्रिप्शन की बात करें हम प्रोकैरियोट्स में, तो सबसे पहला स्टेप है इनिशिएशन। सबसे पहला स्टेप क्या कहलाता है, इनिशिएशन। दिस वन कि आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू, किससे बाइंड करेगा, प्रोमोटर साइट, एंड स्टार्ट द प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ सिग्मा फैक्टर। जैसे ही सिग्मा फैक्टर आ जाएगा उसको इनिशिएशन फैक्टर कहते हैं। आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर साइट पे जुड़ गया और प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। यहां पे न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एक्ट्स एज सबस्ट्रेट। ठीक है जी, उसके बाद सेकंड स्टेप होता है इलोंगेशन, की प्रोसेस स्टार्ट हो गई, तो चेन इलोंगेशन प्रोसीड इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। और जो ट्रांसक्रिप्शन का जो बबल बना था ये प्रोसीड करता है आरएनए पॉलीमरेज के साथ साथ। ठीक है जी, इनिशिएशन के बाद ये जो सिग्मा फैक्टर है ये वहां से रिमूव हो जाता है, बट पॉलीमराइजेशन प्रोसेस कंटिन्यू रहती है। राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आरएनए की फॉर्मेशन करते रहते हैं अनटिल रो फैक्टर आ जाए, तो वो क्या शुरू कर देगा, थर्ड स्टेप टर्मिनेशन। जब आरएनए पॉलीमरेज एक ऐसे रीजन में पहुंच जाता है, टर्मिनेटर रीजन में पहुंच जाता है, तो जो नेसेंट आरएनए वो सेपरेट हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज फॉल कर जाएगा, एंड रो फैक्टर जो कि टर्मिनेशन फैक्टर है उस प्रोसेस को रोक देगा। ठीक है बच्चों, तो ये प्रोसेस होती है। अब बैक्टीरियल सेल में, इन बैक्टीरिया mRNA become active without any processing, without any further processing। क्यों, क्योंकि जो ट्रांसक्रिप्शन है मैसेंजर आरएनए बना, और जो ट्रांसलेशन है जो प्रोटीन बनेगा occurs at same place in the same area, occurs in same area, तो फर्दर प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, लेकिन यूकैरियोट्स में फर्दर प्रोसेसिंग की जरूरत होती है, जिनको हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। प्रोसेस थोड़ी सी और भी अलग होती है प्रोकैरियोट्स में। तो ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स या प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, सॉरी यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। यहां पे आरएनए पॉलीमरेज जो है 3 टाइप का होता है, 3 टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इज फाउंड। वहां पे एक ही था 1, 2 एंड 3। आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है, ये आरआरएनए को ट्रांसक्रिप्ट करता है, इट ट्रांसक्रिप्ट्स राइबोसोमल आरएनए।
आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? इट इज प्रीकर्सर्स ऑफ एमआरएनए, इसलिए इसको एचएनआरएनए भी कहते हैं, हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। और आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है ये ट्रांसक्रिप्ट करता है टीआरएनए को, ट्रांसफर आरएनए को, ठीक है, और एसएनआरएनए को, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए को, ठीक है। बाकी स्टेप्स सेम रहेंगे। अब लास्ट में क्या होता है, जो चेन बनी डीएनए की, वो क्या बनी, या पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो बनी 5 प्राइम टू 3 प्राइम के बाद, ये वाली चेन की हम बात कर रहे हैं, इट इज नोन एज प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। अब इस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में दोनों एरियाज हैं, एक्सोन्स भी हैं और इसमें इंट्रोन्स भी हैं। एक्सोन्स और इंट्रोन्स क्या होते हैं बताओ? व्हाट आर एक्सोन्स एंड व्हाट आर इंट्रोन्स? आपने सुना होगा। जो इंट्रोन्स हैं जो नॉन कोडिंग एरियाज होते हैं, और एक्सोन्स हैं वो कोडिंग एरियाज हैं, फंक्शनल एरियाज आप कह सकते हैं। तो जो ये प्रोसेस है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में, जो नॉन फंक्शनल एरियाज हैं, इंट्रोन्स हैं, उनको रिमूव कर दिया जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्प्लाइसिंग। तो पहला स्टेप क्या होगा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस में? पहला स्टेप होगा स्प्लाइसिंग, रिमूवल ऑफ नॉन कोडिंग एरियाज, इंट्रोन्स। उसके बाद सेकंड स्टेप जो होता है दैट इज कैपिंग, कि अगर अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड है, जैसे मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये ऐड कर देते हैं हम 5 प्राइम एंड पे, तो कैपिंग कहां पे होगी? 5 प्राइम एंड पे 7 मिथाइल ग्वेनोसिन इज एडेड एट 5 प्राइम एंड। एंड थर्ड स्टेप इज पॉलीएडेनाइलेशन, या जिसको हम टेलिंग भी कहते हैं। जो 3 प्राइम एंड है उस पे पॉली ए टेल, मल्टीपल ए ऐड कर दिए जाते हैं, जिससे कि हमारा जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है वो इंटैक्ट रहे। तो जो फुली प्रोसेस्ड हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए है, आप इसको हम मैसेंजर आरएनए कह देते हैं, ये यूकैरियोट्स में बाहर चला जाता है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस दोनों अलग अलग होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन हुआ न्यूक्लियस में और ट्रांसलेशन होगा साइटोप्लाज्म में। तो अब ये न्यूक्लियस से ट्रांसफर हो जाता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है बच्चों। उसके बाद बात आती है जेनेटिक कोड की। व्हाट इज जेनेटिक कोड बताओ, किसी को याद हो तो? एक ऐसी रिलेशनशिप, आप कहोगे रिलेशनशिप जेनेटिक कोड में, ये वर्ड तो हमने पहली बार सुना है। ऐसी रिलेशनशिप है बिटवीन सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन एमआरएनए एंड सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन पॉलीपेप्टाइड। उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम सिंपल वर्ड में जेनेटिक कोड कह देते हैं। या 3 नाइट्रोजनस बेसिस की जो सीक्वेंस है वो कहलाती है कोडोन, विच कोड्स फॉर स्पेसिफिक एमिनो एसिड, ठीक है जी। यहां तो कोई समस्या है तो बताओ। अब प्रॉपर्टीज अगर आप याद रख लोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। ये ट्रिपलेट होता है नेचर में कि 3 से मिलके बनता है, यूनिवर्सल है, कोमालेस है, नो वन ओवरलैपिंग है, नॉन एम्बिगियस है, डिजनरेट है और पोलैरिटी इसकी होती है। जो आपको वर्ड समझ में ना आए आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो। अब ट्रिपलेट क्या होता है? कोडोन इज ट्रिपलेट। ट्रिपलेट क्यों है? क्योंकि 20 अमीनो एसिड्स हैं जो कि प्रोटीन की फॉर्मेशन, तो सॉरी यस 20 अमीनो एसिड मिलके और 100 टाइप ऑफ प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर ये कैसा होता सिंगलेट होता तो सिर्फ 4 के लिए ही कोड करता, ये डबलेट होता तो 16 के लिए ही करता। अब ये ट्रिपलेट इसीलिए है कि 61 कोडोन्स बना देता है और 3 कोडोन जो है वो किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते। AUG जिसको हम क्या कहते हैं, स्टार्टिंग कोडोन हो गया ये तो मिथ्योनिन, UAA, UAG एंड UGA ये स्टॉप कोडोन्स कहलाते हैं, नॉनसेंस कोडोन कहलाते हैं। अनएम्बिगुअस का मतलब 1 कोडोन कोड्स फॉर 1 अमीनो एसिड, ठीक है। डीजेनरेट का मतलब कुछ अमीनो एसिड ऐसे हैं जो एक से ज्यादा कोडोन के द्वारा कोड किए जाते हैं, ठीक है। इसमें कोई फुल स्टॉप, कोई कोमा, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं लगता, ये कंटिन्यूअस लिखा जाता है। यूनिवर्सल है मतलब बैक्टीरिया से लेके और ह्यूमन बींग्स तक
एक ही कोड है, जैसे यू 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 वो फिनाइल एनालिन बनाता है सबके लिए, कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं। एयूजी का ड्यूल फंक्शन है, मेथियोनिन के लिए कोड करता है, स्टार्टिंग कोडोन भी है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज हैं किसकी, जेनेटिक कोड की। एक होता है वूबल हाइपोथेसिस। व्हाट इज वूबल हाइपोथेसिस? देखो हमारे पास कितने बेसिस हैं, कितने बेसिस मिलके एक कोडोन बना रहे हैं, 3 पोजीशंस है ना, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, देयर आर 3 पोजीशंस। अब मान लीजिए पहली पोजीशन में क्या है, यू है, सेकंड पोजीशन में भी यू है, और थर्ड पोजीशन में भी यू है, तो क्या बन गया, यू यू यू। फर्स्ट पोजीशन में यू, सेकंड पोजीशन में यू, थर्ड पोजीशन में सी, यू यू सी बन गया। यू यू थर्ड पोजीशन में जी है तो यू यू जी बन गया। तो ये किसके लिए कोड करेगा, फिनाइल एलानिन अमीनो एसिड बना देगा। यू यू सी क्या बना देता है, फिनाइल एलानिन। यू ए क्या बना देता है, या यू 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 जी क्या बना देता है, ल्यूसीन। यू यू सी क्या बना देगा, फिनाइल एलानिन। तो डिफरेंस क्या आ गया, जिस सिर्फ थर्ड पोजीशन का डिफरेंस है, जिसकी वजह से डिफरेंट अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट। तो थर्ड जो पोजीशन है दैट इज कॉल्ड वूबल पोजीशन, और इसीलिए इसको वूबल हाइपोथेसिस कहा जाता है बच्चों, ठीक है। अब आ जाता है ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन। व्हाट इज ट्रांसलेशन, बताओ। कि मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन की फॉर्मेशन करना, दैट इज नोन एज ट्रांसलेशन। लेकिन उससे पहले यहां पे आपको जो दिख रहा है, टीआरएनए एक्ट्स एज अडप्टर मॉलिक्यूल। क्यों कहते हैं, देखो जो ऑर्डर है, जो सीक्वेंस है अमीनो एसिड का, वो डिफाइन होगा बाय सीक्वेंस ऑफ बेसेस इन एमआरएनए, ठीक है। अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड है, जिसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो अमीनो एसिड्स आर एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी, और दूसरे से जुड़ते हैं बाय टीआरएनए मॉलिक्यूल। तो इसलिए इसको चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या अमीनो एसिलेशन ऑफ टीआरएनए कहा जाता है, ठीक है। क्रिक ने ये बताया कि एक एडाप्टर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जो जेनेटिक कोड को रीड कर सकता है और बाइंडिंग जो है स्पेसिफिक करवा देता है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो जेनेटिक कोड से भी पहले टीआरएनए के बारे में पता था, और इसको एसआरएनए कहा जाता था, सोल्यूबल आरएनए। एसआरएनए या सोल्यूबल आरएनए इसको कहा जाता था, लेकिन बाद में इसको एडाप्टर मॉलिक्यूल रिपोर्ट किया गया। क्यों, इसमें देखो क्या क्या होता है। इट हैज एंटी कोडोन लूप, इट हैज एंटी कोडोन लूप। क्या क्या प्रेजेंट है टीआरएनए में, नंबर 1 एंटी कोडोन लूप, ठीक है जी। जहां पे कॉम्प्लीमेंट्री कोडोन्स प्रेजेंट है, ठीक है। सो इट हैज अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड, जहां पे अमीनो एसिड बाइंड करते हैं। दूसरा, ट्रांसलेशन के इनिशिएशन के लिए दूसरी साइट है, जहां पे ये क्या करता है, फॉर ट्रांसलेशन इनिशिएशन इट हैज अनदर साइट, जिसको हम इनिशिएटर टीआरएनए कहते हैं। और ये इस पे जो स्टॉप कोडोन है, स्टॉप कोडोन के लिए कोई भी टीआरएनए नहीं होता, इसलिए उसका एंटी कोडोन नहीं बनता, इसलिए उनको नॉनसेंस कोडोन कहा जाता है। तो क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर है जहां पे टी लूप है, जहां पे डी लूप है। टी लूप क्या करता है, बाइंडिंग ऑफ राइबोसोम। डी लूप क्या करेगा, बाइंडिंग ऑफ एमिनो एसाइल सिंथेटाइज। वेरिएबल लूप, जहां पे न्यूक्लियोसाइड की कंपोजिशन वेरिएबल होती है लेंथ में भी, और इसीलिए ये एल शेप स्ट्रक्चर होती है इसकी, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। इसको क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। तो ट्रांसलेशन प्रोसेस में क्या हो रहा है, जो मशीनरी है वो क्या है, हमारे पास मैसेंजर आरएनए है, हमारे पास अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेज एंजाइम है, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेज एंजाइम है, राइबोसोम्स हैं, ठीक है, और ट्रांसलेशन यूनिट एंड यूटीआरस भी है, अनट्रांसलेटेड रीजन्स भी है, जो हम ट्रांसक्रिप्शन के बाद बात कर रहे थे। तो राइबोसोम की स्ट्रक्चर आपको पता है, 2 सब यूनिट होती हैं, लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट। तो प्रोकैरियोट्स में 70S टाइप होता है, और यूकैरियोट्स में 80S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। तो 50S एंड 30S लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट, यहाँ पे 60S एंड 40S लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट होते हैं। तो जो स्मॉलर सब यूनिट है
जब वो mRNA के कॉन्टेक्ट में आती है तो ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। अब लार्जर सब यूनिट में दो एरियाज हैं, दो साइट्स हैं फॉर बाइंडिंग ऑफ एमिनो एसिड एंड यहां पे पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। राइबोसोम यहां पे कैटलिस्ट की तरह काम करता है और पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। अब देखिए यहां पे कौन कौन सी साइट है। ए साइट जिसको हम अमीनो एसाइल साइट कहते हैं, लार्जर सब यूनिट में है अमीनो एसाइल साइट। पी साइट जिसको हम पेप्टिडाइल साइट कहते हैं, पी साइट या पेप्टिडाइल साइट। अब जो ट्रांसलेशनल यूनिट है जो एमआरएनए में, वो आरएनए की सीक्वेंस है जो कि स्टार्ट हो जाती है बाय द विद द प्रेजेंस ऑफ स्टार्टिंग कोडोन एयूजी मिथियोनिन। और जब तीनों नॉनसेंस कोडोन में से, स्टॉप कोडोन में से कोई आ जाएगा तो प्रोसेस रुक जाती है। ठीक है, एमआरएनए में कुछ एडिशनल सीक्वेंसेस भी हैं जो कि ट्रांसलेट नहीं हो पाती, उनको अनट्रांसलेटेड रीजन या यूटीआर कहा जाता है। अब यूटीआर दोनों तरफ प्रेजेंट है, बिफोर स्टार्टिंग कोडोन एंड आफ्टर स्टॉप कोडोन। ठीक है, तो प्रोसेस कैसे हो रही है, सबसे पहले इनिशिएशन कोडोन आया तो इनिशिएशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई। ये देखिए यहां पे दोनों सब यूनिट प्रेजेंट है, ये एमआरएनए की प्रेजेंस में दोनों सब यूनिट बाइंड करती है। एयूजी आया, प्रोसेस स्टार्ट हो गई, इनिशिएशन हो गया। इनिशिएशन से पहले क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसको हम चार्जिंग ऑफ टीआरएनए मॉलिक्यूल कहते हैं। मैग्नीशियम आयन और एटीपी के प्रेजेंस में होती है क्योंकि पूरी प्रोसेस को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी जो एटीपी से मिलेगी। इसका हमें हेल्प कौन करता है, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस एंजाइम। तो अब जैसे ही 5 प्राइम एंड के पास स्टार्ट कोडोन आया, इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन स्टार्ट्स। ठीक है, दिस मिथियोनिन बाइंड्स विद स्टार्टिंग कोडोन ऑन मैसेंजर आरएनए। ठीक है, तो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होगा, इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या होगा, दूसरा चार्ज अमीनो एसिड टीआरएनए आएगा जो बाइंड करेगा ए साइट पे राइबोसोम की। पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड, ये था। अब दूसरा आ गया तो पेप्टाइड बॉन्ड बन गया किसके बीच में, कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड एट पी साइट एंड अमीनो ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड एट ए साइट। बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे होंगे आप लोग कि एक एक करके अमीनो एसिड आ रहे हैं। देखो हमारे पास दो साइट्स हैं, मैं दोनों साइट यहां बना, ये ए साइट है, ये पी साइट है। ए साइट पे क्या है आपका, मिथियोनिन है, मैं लिख देता हूं मैं इसको। ठीक है जी, ये एमआरएनए चेन है हमारी। अब प्रोसेस स्टार्ट हो गई तो अब ये मिथियोनिन एक्सपोज कर देगा, ये आगे की तरफ मूव कर जाएगा तो नई साइट एक्सपोज होगी, उसके लिए नया अमीनो एसिड बनेगा। मान लीजिए नई साइट है UAA। ठीक है, अब इसको यहां से ए साइड से रिमूव करना है, पी साइड पे मूव करना है, तो यहां पे पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है। पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है, अब यहां पे जो चला गया पी साइड पे मिथियोनिन चला गया तो कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड एट पी साइट एंड अमीनो ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड एट ए साइट। ए साइट पे अब क्या आ गया, मान लो वैलिन आ गया, तो वैलिन की तो अमीनो साइट और मिथियोनिन की कार्बोक्सिलिक एसिड साइट के बीच में फॉस्फेट बॉन्ड बनता है। ये प्रोसेस चलती रहेगी और ये जो बॉन्ड का जो ट्रांसफर है, ये जो ट्रांसफर है ये पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में होगा। टर्मिनेशन कैसे होगा प्रोसेस का, जब ए साइट पे टर्मिनेशन कोडोन पहुंच जाएगा तो उसके लिए कोई टीआरएनए मॉलिक्यूल नहीं आएगा, हमने बताया था। तो एक रिलीज फैक्टर प्रोड्यूस होगा जो कि बाइंड कर जाएगा स्टॉप कोडोन के साथ और उस पूरी प्रोसेस को रोक देगा। कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन राइबोसोम से रिलीज हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो 3 स्टेप में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। अब इस प्रोसेस का रेगुलेशन कैसे होता है, रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आप कह सकते हो, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। मतलब ये वो कंट्रोल है कि कब और कहां पे जीन्स को एक्टिवेट करना है। ठीक है, या उनको रिप्रेजेंट करना है, एक्सप्रेशन देनी है उनकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेल को
एक्सटर्नल और इंटरनल जो रेस्पॉन्स आते हैं, सिग्नल्स आते हैं, उसके टुवर्ड्स रेस्पॉन्ड करने के लिए, एक होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। तो 4 लेवल पे ये रेगुलेशन होता है, आपने पढ़ा होगा। पहला यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं हम। पहला रेगुलेशन कहां पे होता है? ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे, जब मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन होती है, जब प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनता है, उस लेवल पे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा प्रोसेसिंग लेवल पे, प्रोसेसिंग कब होती है? जब स्प्लाइसिंग की रेगुलेशन होती है, जब नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस को रिमूव किया जाता है। तीसरा कंट्रोल हम कहां पे कर सकते हैं? जब ट्रांसपोर्ट होता है मैसेंजर आरएनए का, मैसेंजर आरएनए ट्रांसपोर्ट न्यूक्लियस से जब वो साइटोप्लाज्म में जाता है, वहां पे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फोर्थ होता है ट्रांसलेशनल लेवल पे, जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ट्रांसलेशनल लेवल पे उसको हम रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इस रेगुलेशन के लिए प्रोकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन का जो है रेगुलेशन है वो सिंपल है। कैसे होता है अब वो हम देखते हैं। तो एक कंसेप्ट दिया जैकब एंड मोनेट ने, जिन्होंने बताया कि ट्रांसक्रिप्शनल जो है एक वेल रेगुलेटेड सिस्टम है, जहां पे एक पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन रेगुलेट हो जाता है एक प्रमोटर और एक रेगुलेटर जीन से। ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, लैकोप्रोन सिस्टम क्या कहता है? एन ऑपरेटर ओपेरोन इज रेगुलेटरी यूनिट, जहां पे कुछ स्ट्रक्चरल जीन्स हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ वन प्रमोटर, है ना। ये पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए है जिसमें सीक्वेंसेस होती हैं 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रक्चरल जीन्स के लिए, और ये अलाउ करता है एक बैक्टीरिया को टू कोऑर्डिनेटली रेगुलेट ए ग्रुप ऑफ जीन्स। इसको इंडिविजुअल ऑपरेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लैक्टोज को यूज करता है एज एनर्जी सोर्स एंड गेट्स एक्टिवेटेड व्हेन ग्लूकोज लेवल इज लो एंड लैक्टोज इज प्रेजेंट। बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है। देखिए सबसे पहले क्या आता है, यहाँ पे प्रमोटर साइट है, प्रमोटर जीन जिसको हम कहते हैं, विच बाइंड्स टू आरएनए पॉलीमरेज। यहाँ पे ऑपरेटर है विच बाइंड्स टू रिप्रेशर प्रोटीन। यहाँ पे रेगुलेटरी जीन्स हैं जो रिप्रेशर प्रोटीन को बनाता है, और कैप साइट है बाइंड द कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन। बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है। देखिए क्या होता है, 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं जेड, वाई और ए। एक रेगुलेटरी जीन है, तो 1 रेगुलेटरी जीन। लैकोप्रोन की बात कर रहे हैं हम, विच कोड्स फॉर रिप्रेशर ऑफ लैकोप्रोन। आई का मतलब है इनहिबिटर। ठीक है, बात समझ में आई। इंड्यूसर भी होता है यहां पे, वो आगे आएगा। तो नॉर्मली क्या होता है देखो बच्चों, कि जब इंड्यूसर एब्सेंट है, एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, जब इंड्यूसर नहीं है तो रिप्रेशर जो है बाइंड कर जाता है, रिप्रेशर बाइंड कर जाता है जो मैसेंजर आरएनए है ऑपरेटर रीजन पे। नॉर्मल क्या हुआ कि प्रोसेसिंग हुई, रिप्रेशर एमआरएनए बना। अब ये रिप्रेशर आरएनए आगे की तरफ मूव करेगा जिससे स्ट्रक्चरल जीन्स अपना इफेक्ट दिखा पाए। यहाँ पे ए और होगा, तीनों स्ट्रक्चरल जीन्स अपना इफेक्ट दिखा पाए, जेड, वाई और ए। लेकिन ये जो रिप्रेशर है बाइंड कर जाता है ऑपरेटर साइट पे, जिसकी वजह से जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो इस प्रोसेस को रेगुलेट करता है, वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाता ऑपरेटर का, जिससे स्ट्रक्चरल जीन्स अपना प्रोटीन्स नहीं बना पाते। ठीक है। लेकिन जब बाहर से हम इंड्यूसर ऐड कर देते हैं, व्हेन इंड्यूसर इज प्रेजेंट, तो जो रिप्रेशर एमआरएनए बना है वो बाइंड कर जाता है, रिप्रेशर एमआरएनए रिप्रेशर बना देगा, सॉरी, और इस रिप्रेशर को इंड्यूसर बाइंड कर लेता है। अब ये इंड्यूसर यहां पे फंस गया, अब ये ऑपरेटर साइट को ब्लॉक नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो फ्री है
वो ट्रांसक्रिप्शन कोज कर देता है तीनों स्ट्रक्चरल जीन्स की, जिसकी वजह से जो स्ट्रक्चरल जीन जेड है वो बीटा गैलेक्टोसिडेज बनाता है, वाई परमिएज बनाता है और ए ट्रांस एसिटाइलेज की फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव रेगुलेशन है, इट इज नोन एज पॉजिटिव रेगुलेशन। क्यों है ये पॉजिटिव रेगुलेशन? नॉर्मली इसको नेगेटिव रेगुलेशन बोला जाता है। जो लैक ऑफ ओरोन है बाय रिप्रेशर इज रिफर्ड टू एज नेगेटिव रेगुलेशन। क्यों और क्यों इसको पॉजिटिव रेगुलेशन भी कहा जाता है? बताओ। कि जो लैक्टोज है उसकी प्रेजेंस में ये होता है, लैक्टोज नहीं है तो ये प्रोसेस नहीं होगी, तो लैक्टोज की एंट्री ही उस प्रोसेस को कंप्लीट करवा पाती है। ठीक है, तो बीटा गैलेक्टोसिडेज ये क्या करता है, लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में चेंज कर देता है। ठीक है, वाई क्या करता है, परमिएज बना देता है जो लैक्टोज का ट्रांसपोर्ट करता है, और ट्रांस एसिटाइलेज जो है लैक्टोज को मॉडिफाई कर देता है। तो ये रेगुलेशन है जीन एक्सप्रेशन का। अब बात करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की। 1990s में, इन 1990s एक मेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ टू फाइंड आउट द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ एंटायर ह्यूमन न्यूक्लियर जीनोम, जिसको हमने नाम दे दिया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, ये 13 साल लंबा चला प्रोजेक्ट था, विच वाज स्टार्टेड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, और वेलकम ट्रस्ट यूके इसका एक मेजर पार्टनर था। उसके अलावा जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना और बहुत सारे देशों से भी लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, एंड इट वाज कंप्लीटेड इन ईयर 2003। ठीक है बच्चों, व्हाट इज जीनोम? कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज नोन एज जीनोम, और ह्यूमन जीनोम अभी तक का सबसे कॉम्प्लेक्स और लार्जेस्ट जीनोम है, जिसका जो 6 फीट लंबा डीएनए है, जिसमें 30,000 से ज्यादा जीन्स प्रेजेंट है, और जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे अरेंज्ड है। इससे पहले माना जाता था कि भाई पता नहीं 50,000 जीन है, 60,000 जीन है, 1 लाख जीन है, बट नाउ इट इज कंफर्म दैट नियरली 30,000 जीन्स आर प्रेजेंट। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहा गया? तो सबसे पहला तो 13 ईयर्स लगे इसको कंप्लीट करने में, लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज आर इन्वॉल्व। ठीक है जी। तीसरा, अब हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है, वी नो दैट ह्यूमन जीनोम हैव अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁹ बेस पेयर्स। ठीक है, अब एक बेस पेयर को सीक्वेंस करने के लिए अगर $3 लग रहे हैं, तो कॉस्टिंग आप देख लीजिए, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली $9 बिलियन। सो ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज इन्वॉल्व। चौथा, अमाउंट ऑफ डाटा। जो भी डाटा हमें मिला इस सीक्वेंसिंग के थ्रू, वो इतना ज्यादा था कि अगर उसको बुक की पब्लिश में बुक की फॉर्म में पब्लिश किया जाए, और हर बुक में 1000 पेजेस हो, हर पेज में 1000 वर्ड्स हो, तो जो डाटा बनेगा वो जो लार्जेस्ट लाइब्रेरी है उससे भी ज्यादा हो जाएगा। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, ह्यूज नंबर ऑफ कंट्रीज, लॉन्गर टेन्योर, इसकी वजह से इसको मेगा प्रोजेक्ट कहा गया। ठीक है जी। फीचर्स क्या है? ये सारे फीचर्स हैं। माइलस्टोन्स क्या है? मैंने ऑलरेडी बताया। बर्थ हुआ, लेकिन स्टार्ट कब हुआ? 1990s में। 86 में बर्थ हुआ, आइडिया आया, और 2003 में कंप्लीट कर लिया गया, फिनिश कर दिया गया अपने शेड्यूल से भी 2 साल पहले। वेलकम ट्रस्ट ने कब ज्वाइन किया, किसने स्टार्ट किया, किसने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया, ये सारी चीजें इसमें मेंशन है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या पता लगाना है, मेथोडोलॉजी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2 मेजर अप्रोचेस थी साइंटिस्ट के सामने फॉर दिस। एक थी EST, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, जहां पे आइडेंटिफाई किया जाए सारे के सारे जीन्स को जो एक्सप्रेस होते हैं एज RNA। ठीक है। दूसरा सीक्वेंस एनोटेशन में, जहां पे सारे के सारे कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस सारों को सीक्वेंस किया जाए, उनको फंक्शन असाइन किया जाए डिफरेंट रीजन में। ठीक है। तो टोटल डीएनए फ्रॉम ए सेल इज आइसोलेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू रैंडम फ्रेगमेंट्स, डिफरेंट साइज के फ्रेगमेंट्स में। ठीक है। और उसके बाद क्लोनिंग कर दी गई सुटेबल होस्ट में वेक्टर के हेल्प से। क्लोनिंग जो थी
उसकी वजह से एम्प्लीफिकेशन हो गया, अमाउंट बढ़ गया हर डीएनए फ्रेगमेंट्स का। जो कॉमनली दो होस्ट यूज किए गए, बैक एंड यैक, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स वर यूज्ड, ठीक है ना। तो सीक्वेंस एनोटेशन और एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, ये दो मेथोडोलॉजीज थी साइंटिस्ट के सामने। तो फ्रेडरिक सेंगर ने सबसे पहले मेथड डेवलप किया था टू फाइंड आउट द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन, ठीक है। अब उसमें कुछ ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस भी होती हैं, ठीक है। तो उनको सेपरेट करके सारा का सारा डाटा सीक्वेंस किया गया, ठीक। इन सीक्वेंस को अरेंज कर लिया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओवरलैपिंग रीजंस ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, और उसके बाद उनको अलाइन कर दिया बाय स्पेशल डीएनए प्रोग्राम, सॉरी डीएनए कंप्यूटर प्रोग्राम्स की हेल्प से, जिनको हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। और लास्टली जेनेटिक और फिजिकल मैप्स बनाए गए जीनोम के, सारा का सारा डाटा कलेक्ट करके, सारे के सारे रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस, माइक्रो सैटेलाइट्स और डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म यूज करके, ठीक है ना। ये सारे का सारा क्या आ गया। द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम 1 वाज कंप्लीटेड ओनली इन May 2006, जो कि सारे 24 ह्यूमन क्रोमोसोम्स में से लास्ट वाला क्रोमोसोम था, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर चैलेंजेस में बात करें या जो एप्लीकेशंस की बात करें, तो देखो कुछ पैरामीटर्स है, फीचर्स की बात करें। 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स, 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग्स। अब पता चल गया एवरेज वन जीन कंटेन 3000 बेसिस। लार्जेस्ट ह्यूमन जीन कौन सा है? लार्जेस्ट ह्यूमन जीन डिस्ट्रोफिन, जिसपे 2.4 मिलियन बेसिस है, ठीक है। टोटल ह्यूमन जीन्स अब पता चल गया कितने हैं, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले आपको 30,000 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है जी। 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर सिमिलर इन एवरी ह्यूमन बीइंग, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस सेम इन ऑल ह्यूमन, सिर्फ 0.1% का डिफरेंस है, 99.9% सेम है। लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड फॉर प्रोटीन। ये फीचर्स हैं हमारे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बेसिस पे पता चला है। क्रोमोसोम 1 हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन 2968, क्रोमोसोम Y लीस्ट नंबर ऑफ जीन्स 231 ओनली, ठीक है। तो ये सारे चीजें हैं, ये SNPs कितनी मिली, गोल्स क्या थे, यहां से आप रीड आउट कर सकते हैं, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है। इश्यूज एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज जो आ जाती हैं कि फेयरनेस कितनी होगी, प्राइवेसी कॉन्फिडेंशियल कितना होगा, क्लिनिकल इश्यूज हैं, रिप्रोडक्टिव इश्यूज हैं, पेटेंट इश्यूज हैं, और ये बहुत सारे अलग अलग इश्यूज इसके बारे में है, अलोंग विद फ्यूचर चैलेंजेस एसोसिएटेड विद देम, कि जीन रेगुलेशन को कैसे स्टडी किया जाएगा, डेवलपमेंट कैसे होगी जेनेटिक्स की और जीनोमिक्स की, ये सारे टाइप के सीक्वेंस सॉरी जो चैलेंजेस हैं वो हमें डील करने पड़ेंगे। उसके बाद बात आ जाती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, और मैंने आपको एक ट्रिक स्टार्टिंग में बताई थी, चलो बताओ फटाफट। डैड्स ब्लड हैज एंटीबॉडीज, आइसोलेशन, एम्प्लीफिकेशन, डाइजेशन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ट्रांसफरिंग एंड ऑटो रेडियोग्राफी, ये सिंपल से स्टेप्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है जी। क्या होता है देखो, थोड़ा सा डिटेल में मैं जाऊंगा इसके लिए पहले आपको कि डीएनए जो है ना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है एक क्विक वे है, ये आपने मूवीज में देखा होगा, उससे बहुत प्रिंटिंग अलग चीज है, ठीक है। जो रिपीटेड डीएनए है, रिपीटेड डीएनए है, वो स्पेसिफिक रीजन है डीएनए का, स्पेसिफिक डीएनए रीजन है where a small stretch of DNA is repeated, where small DNA stretch is repeated many times,
बहुत बार, हाईली रिपीटेटिव भी हो सकता है वो। तो डेंसिटी सेंट्रिफिकेशन के थ्रू ये पता चला कि इसको हम बल्क जीनोमिक डीएनए से अलग कर सकते हैं। तो जब सेंट्रिफिकेशन के थ्रू इसको जब अलग किया गया तो पीक जहां पे मिली उनको सैटेलाइट डीएनए कह दिया, दे वर नोन एज सैटेलाइट डीएनए। अब these sequences do not code for any protein normally. Satellite DNA is further divided into micro and mini satellite, microsatellite and mini satellite. ये क्या होते हैं जी? Microsatellite and mini satellite on the basis of length of fragments, on the basis of number of repetitive unit, the base composition. जो satellite DNA है, it has high degree of polymorphism, high degree of polymorphism, and this form the basis of DNA fingerprint. Polymorphism क्या होता है कि वेरिएशन इन इंडिविजुअल एट जेनेटिक लेवल, म्यूटेशन की वजह से अराइज हो जाते हैं। तो ये पोलीमोर्फिज्म इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इवोल्यूशन में, स्पेसिएशन में, ठीक है। डिफरेंट टाइप के पोलीमोर्फिज्म होते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज फ्रॉम लार्ज स्केल चेंजेस। और इस जो टेक्निक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, वो यूज करती है सैटेलाइट डीएनए एज ए प्रोब, शोइंग हाई डिग्री ऑफ पोलीमोर्फिज्म, जिसको हम कहते हैं वीएनटीआर, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। एलेक्स जेफरी ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। तो स्टेप्स क्या है, देखो क्या करेंगे। सबसे पहले डीएनए का आइसोलेशन करेंगे। मान लीजिए हमने प्लांट मटेरियल यूज किया है कोई भी, तो वहां से डीएनए को आइसोलेट करना है, तो अलग अलग मेथड्स यूज कर सकते हैं, है ना। पेस्टल और मोटर यूज करके उन्होंने उसको स्लरी बना दी। फिर सेलुलेज एंजाइम वहां से रिमूव करना है। उसके बाद प्रोटीएजेज या जो भी एंजाइम्स हैं उनको उनके हेल्प से उनको हम सेपरेट कर लेंगे। फिर चिल्ड इथेनॉल ऐड कर देंगे जिससे वो प्रेसिपिटेट हो जाए, डीएनए की कंसंट्रेशन बढ़ जाए। और उसके बाद स्पूलिंग के हेल्प से उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, जहां पे थ्रेड्स हमें मिल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ ए रील। तो ये क्या हो गया, हमारा डीएनए का आइसोलेशन हो गया। अब कई बार डीएनए का अमाउंट कम है तो हम क्या कर देते हैं, एम्पलीफिकेशन कर देते हैं, अमाउंट बढ़ाना है तो, जिसको हम कहते हैं पीसीआर, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, जिसको हम बायोटेक्नोलॉजी में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को यूज करके हम उसकी फ्रेगमेंट्स को डाइजेस्ट कर लेंगे। एंड देन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज डन। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के हेल्प से हम उसका सेपरेशन कर लेंगे डीएनए फ्रेगमेंट्स का। डिफरेंट ब्लोटिंग टेक्निक्स आर यूज्ड। सदर्न ब्लोटिंग हम यूज करते हैं नॉर्मली डीएनए के लिए, वेस्टर्न ब्लोटिंग प्रोटीन के लिए, और नॉर्दर्न ब्लोटिंग आरएनए के लिए। और उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन करके ऑटो रेडियोग्राफी कर दी जाती है। तो ये क्या क्या स्टेप हो गए। सबसे पहले डीएनए का आइसोलेशन, डिपेंड करेगा कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं। अगर फंगल सेल है तो काइटिनेज यूज कर देंगे, प्लांट सेल है तो सेलुलेज यूज कर देंगे। फिर एम्पलीफिकेशन कर देंगे, पीसीआर कर देंगे। अगर अमाउंट कम है तो एम्पलीफिकेशन कर दिया हमने। उसके बाद क्या हो गया जी, उसके बाद हो गया जी डाइजेशन बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, सेपरेशन बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, देन ब्लोटिंग टेक्निक्स, हाइब्रिडाइजेशन, एंड फाइनली ऑटो रेडियोग्राफी। ये 7 स्टेप यूज करने होते हैं फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। यूजेस क्या है, एप्लीकेशंस क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के। टूल इन फोरेंसिक साइंस, टूल इन फोरेंसिक साइंस। पैटर्निटी मैटर्निटी, जो पैटर्निटी मैटर्निटी इश्यूज होते हैं उसको सोल्व करने के लिए, और रेशियल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई रेशियल ग्रुप्स। और क्या कर सकते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटीज को स्टडी करने के लिए। तो ये कुछ यूजेस हैं। आई ट्राई टू इंक्लूड ईच एंड एवरी पॉइंट। एनसीईआरटी के अलावा भी जहां पे जरूरत थी हमने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स को डिस्कस किया। फिर भी आपको लगता है कि भाई कुछ कंफ्यूजन रह गया आपको, यू नीड टू आस्क, देन आप अपने स्टडी डेस्टिनेशन के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। ये दोनों चैप्टर हमने जेनेटिक्स के डिस्कस कर लिए। यूनिट 1 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया, राइट।
कीप स्टडिंग।